कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल के कैफेटेरिया का सीन देखते हैं जहाँ के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे और काफी खुश भी दिख रहे थे। तभी कुछ बच्चे अपना खाना लेकर एक डेस्क पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लड़का पहले से ही बैठा होता है। उसे देखकर वो दोनों हेसिटेट करते हुए कहते हैं, ये तो वही लड़का है। वहाँ पर बैठा लड़का हमें बताता है उसका नाम नैरो है, मगर सभी लोग उसे डोगरो कहते हैं। मैं यहाँ पर ट्रांसफर लेकर आया हूँ, इसलिए इन लोगों ने मुझे आउटकास्ट कर दिया है। अब हम नैरो को कुछ मेडिसिन लेते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे किक मारकर उसकी मेडिसिन नीचे गिरा देता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, ये तुम किस टाइप की मेडिसिन ले रहे हो? ध्यान रखना तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता ना चल जाए। और मैं तो भूल ही गया, तुम तो अनाथ हो। ये सुनकर नैरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी को गुस्से से घूरने लगता है। तब वो सभी पुलिस हंसते हुए कहते हैं, ये तो अपनी आंखें दिखा रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? मगर क्या ये हमारा कुछ बिगाड़ भी पाएगा? तभी वहाँ पर एक और बुली आता है जो उन सबसे कहता है, तुम एक बीमार बच्चे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? अगर इसे अच्छे से ट्रीट करना है तो फिजिकली टॉर्चर करो। ये कहते ही वो उसे लात घूंसे थप्पड़ मारने लगता है। इधर नैरो मन ही मन सोचता है, मुझे इन लोगों की मार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरी बॉडी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं जितना ज्यादा गुस्सा होता हूँ, मेरा बॉडी उतना ही काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी को किसी ने चेन से बांध दिया है। मैं अपनी एक उंगली तक को मूव नहीं कर पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा दिल फट ही जाएगा गुस्से के कारण। ऐसा लगता है जैसे कोई पावर मुझे रोक रही है। सिर्फ एक बार मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हो, मगर मैं सिर्फ एक बार गुस्सा होना चाहता हूँ, जितना हो सकूं। मैं इन सभी को जान से मारना चाहता हूँ। उसे घूरता हुआ देखकर बुली कहता है, तू अपनी आंखें बंद मत करियो, मैं तुझे कैसे मार रहा हूँ ये सब देखते रहे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस बुली से कहती है, यहाँ से हट जाओ, मुझे पानी लेना है। इस लड़की का नाम लूना है और ये नैरो के क्लास में ही पढ़ती है। वो गुस्से में उन सभी को उसके रास्ते से साइड होने को कहती है। ये देखकर बुली ब्लश करते हुए कहता है, आज का दिन कितना अच्छा है कि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। माफ करना, मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत प्यास लगी होगी, रुको मैं साइड होता हूँ। ये देखकर बाकी के बुली भी कहते हैं, कहीं हमने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये कितनी सुंदर है। फिर लूना नैरो के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद नैरो वहाँ से उठकर चला जाता है। लूना उसे जाते हुए देखती रह जाती है और लूना नैरो के मेडिसिन को देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है। अब हम नैरो को टेरेस के ऊपर देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान लेने आया है। वो मन ही मन सोच रहा था, बुली हमेशा मुझे बुली करते रहते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो सभी स्ट्रांग है और मैं काफी वीक हूँ। यहाँ ग्राउंड में सभी बच्चे कितने खुश दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी बात की चिंता भी नहीं है। तभी उसके पास उसकी दादी का मैसेज आता है जो उससे पूछती है, नैरो आज तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो? ये मैसेज देखकर वो याद करने लगता है कैसे उसकी दादी ने उसे बड़े प्यार से पाला है। वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है और नैरो को खाना खाते हुए देखकर वो काफी खुश होती थी। वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है। नैरो की दादी जितना ध्यान उसका बचपन में रखती थी, उतना ही ध्यान उसके बड़े होने पर भी रख रही है। ये सब याद करके वो सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप कर देता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है जो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर खड़ा होना काफी डेंजरस है, जल्दी से नीचे आ जाओ। फिर नैरो बताता है इसका नाम जंग योंग है। ये हमेशा उसे छुप छुप कर मिलता है जब बुली नहीं देखते, नहीं तो पुलिस इसे भी परेशान करना शुरू कर देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि ये मेरा दोस्त है। फिर वो कहता है, मैं तो यहाँ पर बस सीनरी देख रहा था। तब योंग कहता है, फिर भी ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करते हुए नहीं आया, क्या तुम ठीक हो? मगर नैरो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं पहले जा रहा हूँ यहाँ से। उसे जाते हुए देखकर उसका दोस्त योंग काफी परेशान दिख रहा था। फिर नैरो क्लास में आकर चुपचाप से सो जाता है और लूना उसे काफी गौर से देख रही थी। अब हम क्लास में कुछ बच्चों को एक पिक्चर को देखते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदे ने एक मॉन्यूमेंट की फोटो ली थी जिस विंडो में से एक मॉन्स्टर दिख रहा था और वो काफी डरावना भी था, जिसे देखकर वो सभी जल्दी से फोन बंद कर देते हैं और एक लड़की को शांत होने को कहते हैं क्योंकि वो काफी डरी हुई दिख रही थी। फिर लूना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब हम उसी मॉन्यूमेंट के सीन को देखते हैं जहाँ से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है और कहता है, चाबी को ढूंढो, चाबी को। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम नैरो को उसे घर में देखते हैं जहाँ वो अपने चोटों पर मेडिसिन लगा रहा था। तभी उसे अपनी दादी की आवाज आती है जो कहती है, क्या तुम अपने रूम में हो? ये सुनकर वो जल्दी से कम्बल ओढ़ लेता है। फिर उसकी दादी आकर कहती है, तुम अंदर क्या कर रहे हो? चलो खाना खाने चलते हैं। फिर नैरो कहता है, मैंने पहले ही खाना खा लिया है अपने दोस्तों के साथ। मगर दादी को बेड पर मेडिसिन दिख जाती है और वो समझ जाती है ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। तब वो ये कहते हुए बाहर चली जाती है कि अपने दोस्तों को अगली बार घर पर लेके आना, मैं तुम सबके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी।
उनके जाते ही नैरो उठ जाता है और वो काफी ज्यादा उदास होने लगता है। और दादी जब उसके कपड़े धोने जाती है तब वो देखती है उसके कपड़ों पर शूज के निशान हैं। ये देख कर वो काफी सैड होती है। अब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो नैरो के घर के बाहर पहुंच चुका था। वहाँ एक डिलीवरी मैन अपनी कार में बैठा हुआ कहता है, क्या ये आखिरी डिलीवरी है? तब वो मॉन्स्टर उसके पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए, चमड़ी। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ दादी खाना बना रही थी और नैरो अपने फेस को देख रहा था। फिर वो उदास होते हुए कहता है, कल मेरा फेस काफी ज्यादा सूज गया था, अब मैं दादी को अपना फेस कैसे दिखाऊं? अगर उन्हें मेरे फेस के बारे में पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा दुखी होगी। तभी उसे उसकी दादी की आवाज आती है, नैरो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, इसीलिए जग जाओ और जल्दी से आकर ब्रेकफास्ट भी कर लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर वो अपना फेस छुपाते हुए बाहर आता है और कहता है, मुझे भूख नहीं लगी और मैं नहा कर आता हूँ। तभी डोरबेल बजती है। तब नैरो पीप होल से बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि ये एक डिलीवरी मैन है। फिर नैरो कहता है, डोर ओपन है, अंदर आ जाइए। ये कहकर वो नहाने चला जाता है और दादी कंफ्यूज होती है कि हमने तो कुछ भी नहीं मंगाया, फिर ऑर्डर में क्या आया है। दूसरी तरफ नैरो नहाने लगता है। इधर डिलीवरी मैन काफी ज्यादा सस्पिशियस दिख रहा था और उसके अंदर आते ही उसका फेस बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था। उस मॉन्स्टर ने डिलीवरी मैन के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और फिर वो मॉन्स्टर दादी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दादी उसे डर कर पीछे हटने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से टेंटेकल्स निकालता है जिससे डर कर वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ नैरो इस बात से अनजान होकर शावर ले रहा था। इधर दादी के गिरते ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे दादी बच तो जाती है मगर उनके फेस पर कट लग जाता है। फिर दादी गुस्से में कहती है, तुमने हमें फिर से ढूंढ लिया। ये कहते ही वो अपने पावर्स का यूज करके मॉन्स्टर को लाल धागे से बांध देती है। भाई यहाँ पर दादी बहुत ही कूल दिख रही थी और फिर वो गुस्से में कहती है, मैंने बोला था ना उसे वापस से कभी भी मत ढूंढना। दादी के पूरे फेस पर रेड लाइंस आ गई थी बिल्कुल सुकुना की तरह। फिर वो मॉन्स्टर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हुए बोलता है, जब तक मैं उस चाबी को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं उसके पीछे आऊंगा। ये कहते ही वो आसपास की चीजों को तबाह करने लगता है जिसकी आवाज नैरो को भी सुनाई देती है। फिर वो नल को बंद करके सोचता है ये कैसी आवाज थी। दूसरी तरफ दादी उसके मुंह को बंद करते हुए बोलती है, आवाज करने की कोशिश भी मत करना। इधर नैरो को कुछ देर तक शांत माहौल दिखता है इसीलिए वो वापस से शावर करने लगता है और इधर दादी उस मॉन्स्टर को मारने लगती है। फिर वो अपने पूरे पावर्स का यूज करके स्पाइडर वेब बनाती है। इधर नैरो को उनकी आवाज सुनाई देती है इसलिए वो बाहर निकलते हुए पूछता है, दादी ये कैसी आवाज थी? इधर दादी उस मॉन्स्टर के मुंह को बांध कर कहती है, ये टीवी की आवाज है, आजकल मुझे कम सुनाई दे रहा है इसलिए मैंने टीवी का साउंड ज्यादा कर दिया था। यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसलिए आराम से शावर ले लो। फिर नैरो वापस से अंदर जाते हुए सोचता है, मुझे लगा दादी वापस से नीचे गिर गई है। इधर दादी चैन की सांस लेती है और वापस से मॉन्स्टर को मारने लगती है। बिल्कुल दादी यहाँ बदमाश दिख रही थी। तब वो मॉन्स्टर कहता है, कब तक तुम भागोगी? आज नहीं तो कल वो हमारे हाथों लगी जाएगा। ये सुनकर दादी उसका काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ नैरो सोचता है, शावर लेने के बाद अब मेरा फेस थोड़ा ठीक लग रहा है, जितने भी फेस पे सूजन आई थी वो ठीक हो चुके हैं, मगर फिर भी मैं ऐसे तो खाना खाने नहीं जा सकता। दूसरी तरफ दादी के चोट देखते ही देखते हील हो जाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर कट दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास हीलिंग पावर जैसा कुछ है। फिर वो सोचती है, मुझे वापस से घर को बदलना होगा, अब मैं ये बात नैरो को बताऊं कैसे। इधर नैरो भी सोचता है, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना, मगर मैं ये बात दादी को भी बता नहीं सकता। अब हम नैरो को स्कूल के प्लेग्राउंड में भागते हुए देखते हैं जहाँ वो सबसे पीछे था और वो मनी मन सोचे जा रहा था। आज दादी जब बाहर आई थी तब उनके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही थी, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब मुझे यहाँ पर फोकस करना चाहिए, नहीं तो मैं वापस से रेस में लास्ट आऊंगा। मुझे भागना होगा, मगर क्या ये ग्राउंड हमेशा से इतना ही बड़ा था? ये कहते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी पीटी टीचर की नजर उस पर पड़ती है और ये सीन यही कट होता है। अब हम एक अंधेरी सी जगह को देखते हैं जहाँ एक बंदा समुद्र के गहराई में गिरे जा रहा था। इधर तभी अचानक से नैरो की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को मेडिकल रूम में पाता है और उसका सिर फटे जा रहा था। फिर वो सोचने लगता है, मैं जब जब बेहोश होता हूँ तब मुझे सेम सपना आता है। तभी वो बाहर का नजारा देखता है जहाँ पूरा आसमान ऑरेंज दिख रहा था। फिर उसके पास उसकी दादी का कॉल आता है। ये देख कर वो सोचने लगता है क्या पीटी टीचर ने दादी को बता दिया कि मैं बेहोश हो गया था। फिर वो कॉल उठाता है और कुछ सुनकर बहुत ही शॉक्ड होता है। दादी इधर कपड़े पैक करते हुए कहती है, जल्दी से घर आओ। इधर नैरो सोचता है, अभी अभी तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, फिर हम वापस से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, बचपन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है।
इधर दादी कहती है मुझे अभी रियल एस्टेट के पास जाना है नए घर को देखने के लिए, इसलिए मैं जब भी कॉल करूँ तब तुम कॉल उठा लेना। ये सुनकर नैरो उदास होते हुए पूछता है क्या हम वापस से भाग रहे हैं। फिर वो बताता है उसकी दादी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागती रहती है, मुझे रीजन तो नहीं पता मगर ऐसा बचपन से हो रहा है। मैं हमेशा एक न्यू स्कूल में ट्रांसफर होकर जाया करता हूँ और मेरी बॉडी काफी वीक होने के कारण मैं वहाँ के बच्चों के साथ वापस से घुल मिल नहीं पाता। मैं जब भी बच्चों के साथ खेलता था तब तब मुझे चोट लग जाती थी और पीटी टीचर बाकी स्टूडेंट को डांटती थी, जिस कारण बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे। उसके बाद से कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। मेरे क्लासमेट्स आपस में ही बात करते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है और मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मेरा उस स्कूल से भी ट्रांसफर हो गया मगर किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो सभी बातें कर रहे थे वो एक अजीब सा बच्चा है जो हमेशा बीमार होने का नाटक करता रहता है और वो वापस से ट्रांसफर ले रहा है। ऐसा करते करते मैं कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इधर दादी सोचती है वो सभी मॉन्स्टर अब ज्यादा आने लगे हैं, आखिर मैं उन्हें कब तक नहरों से दूर कर पाऊंगी। अब हम एक अबेंडन एरिया को देखते हैं जहां जमीन के नीचे से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे और वो नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। अब हम एक कैब ड्राइवर को देखते हैं जो मस्त गाना गाते हुए जा रहा था। तभी उसके कार के विंडो पर एक मॉन्स्टर आता है जो उससे कहता है अच्छे से चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसे देखते ही कैब ड्राइवर की फट जाती है और वो आगे जाकर एक्सीडेंट कर देता है और ऐसा करते ही उसके कार पर एक के बाद एक मॉन्स्टर आने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ एक गार्ड को देखते हैं जो कैट को खाना खिलाते हुए कहता है मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ फिर भी तुम कूड़े से निकाल कर खाना क्यों खा रहे हो। मैं आजकल काफी बिजी रह रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे बहुत ही कम मिल पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें भूखा ही मार दूंगा। तभी वो कैट उसी कार को देखता है और उसे देखते ही डर जाता है और फिर वो उस गार्ड को स्क्रैच मारकर पतली गली से निकल जाता है। फिर वो गार्ड कहता है मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ फिर भी तुम मुझे मारकर यहाँ से भाग रहे हो। फिर वो गार्ड वहाँ से अपने चोट को देखकर जाने लगता है। तभी वो देखता है काफी सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो उसी कार से निकले ड्राइवर को देखता है जो अपने कार के कंटेनर को खोल देता है और इसी सस्पेंस के साथ सीन शिफ्ट होता है नैरो की तरफ जहां वो खाना खा रहा था और उसे भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो अपने दादी से कहता है ये सब इतना भौंक क्यों रहे हैं। तभी दादी को कुछ सुनाई देता है और वो कहती है तुमने खाना खा लिया ना, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो इसलिए जल्दी से स्कूल जाओ। तब नैरो कहता है अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर दादी कहती है आज मैं बहुत ही बिजी हूँ इसलिए जल्दी से स्कूल जाओ। ये सुनकर नैरो कहता है मगर आपने कल कहा था कि मैं अच्छे से खाना खाकर स्कूल जाऊँ। तब दादी उसे गेट से बाहर भेजते हुए कहती है तुम्हें अपने टीचर को ट्रांसफर के बारे में बताना होगा। ऐसा करो तुम रहने दो मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। फिर नैरो बाहर आकर सोचता है सभी कुत्ते शांत हो गए हैं और दादी की आवाज भी नहीं आ रही। आज सब कुछ बहुत ही अजीब दिख रहा है। तभी वो बहुत सारे डिलीवरी मैन को देखता है और सोचने लगता है इतने सारे डिलीवरी मैन हमारे बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं। और नैरो को उनके अंदर से काफी डार्क ऑरा फील हो रहा था और वो कुछ देर के लिए ब्लैंक होने लगता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग मॉन्स्टर के रूप में डिलीवरी मैन बनकर आए थे और गेट के अंदर दादी अपने पूरे पावर के साथ उन सभी को निपटाने के लिए रेडी थी। बाहर आकर नैरो देखता है वैन के अंदर तो एक भी पैकेज नहीं है, डिलीवरी मैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कहीं वो सभी मेरे घर तो नहीं गए। तभी वो एक डिलीवरी मैन को अपने विंडो से बाहर गिरते हुए देखता है। तब वो पैनिक करते हुए कहता है गार्ड अंकल वो देखो एक आदमी नीचे गिर रहा है, अब जल्दी से रिपोर्ट करो। फिर वो जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है मगर लिफ्ट काम नहीं करता। फिर वो सीढ़ियों से जाने लगता है। दूसरी तरफ दादी अपने पूरे पावर्स का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को मार रही थी और उन्हें सब्जियों की तरह काटे जा रही थी और वो सभी मॉन्स्टर्स एक एक करके राख बन रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से दादी के ऊपर हमला कर देता है। तब दादी अपने पावर्स का यूज करने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, जल्दी ही हमारे राजा पूरी सेना के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। ये मॉन्स्टर एक वैम्पायर जैसा दिख रहा था और बाकी मॉन्स्टर से काफी ताकतवर भी। ये देखकर दादी उसके गले को रस्सी से दबाते हुए कहती है क्या तुम्हारे राजा और उनकी सेना यहाँ पर रेंगते हुए आएंगे। तब वो मॉन्स्टर अपने आप को उनसे छुड़ाते हुए हमला कर देता है और कहता है जल्दी से मुझे चाबी दो ताकि मैं अपने राजा को यहाँ पर ला सकूं। तब दादी अपने पूरे पावर का यूज करके उसे मैजिकल रस्सियों से बांध देती है और उससे पूछती है तुम्हारा राजा कौन है। इधर नैरो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और इधर मॉन्स्टर दादी से चाबी मांगता है। तब वो कहती है मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है और सभी डोर्स पहले से ही बंद है। ये बात कहकर दादी उस मॉन्स्टर का गला दबाने लगती है। इधर नैरो अपने घर के पास पहुंच चुका था और डोर को ओपन ही करने वाला था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी भी चाबी मांग रहा था। तब दादी कुछ बोलने
खुलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एहसास होता है कि दरवाजे पर कोई आया है। ये देखकर दादी थोड़ा शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ नैरो उस दरवाजे को ओपन करने का ट्राई कर रहा था, मगर खुलता नहीं है। तब हमें पता चलता है दादी ने अपने मैजिक्स का यूज करके उस डोर को ब्लॉक कर रखा था। बाहर से नैरो चिल्लाते हुए पूछता है, दादी क्या आप ठीक हो? तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को आजाद करके दादी पर हमला कर देता है और हम जमीन पर खून को गिरते हुए देखते हैं। बाहर से नैरो बार बार गेट को खोलने को कहता है और अंदर दादी काफी घायल दिख रही थी और वो मॉन्स्टर भी। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारा ये काम करने का क्या फायदा, इसलिए हार मान लो। तब दादी कहती है, तुम्हारा ये काम करने का क्या फायदा, इससे अच्छा तुम हमें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है, हम? वैसे मुझे जहाँ तक याद है वहाँ तक तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा भी है। तुम पहले गार्ड की हेड हुआ करती थी, मगर मुझे बिलीव नहीं होता, तुम्हारी रैंक उसके कारण कम हो गई थी। फिर वो एविल स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये वही बच्चा है? ये सुनकर दादी काफी गुस्सा हो जाती है। तब वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है ये तुम्हारा ही बच्चा है और ये बात कंफर्म भी हो चुका है। अगर राजा को उस बच्चे के बारे में पता चल गया तो? ये सुनकर दादी गुस्से में उसके सिर को गेट पर मारते हुए कहती है, उसे कैसे पता चलेगा, तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो, फिर उसे बताएगा कौन? ये कहते ही दादी उसके फेस को कुचलने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है गार्ड पर, जो देखता है क्या कोई नीचे गिरा है, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर उसे लगता है वो बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा था, मगर हम जमीन पर खून के निशान साफ साफ देख सकते हैं। दूसरी तरफ नैरो अभी भी दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है। तभी हम उसके पीछे एक मॉन्स्टर का हाथ देखते हैं जो उसकी तरफ ही बढ़े जा रहा था। अंदर दादी सभी चीजों को साफ कर रही थी और उन मॉन्स्टर का नामो निशान मिटाते हुए सोचती है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर नैरो का गला दबा रहा था। फिर नैरो थर थर कांपते हुए बोलता है, दादी। ये देखकर दादी कहती है, उस बच्चे को जाने दो, वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। तब वो मॉन्स्टर बोलता है, ये एक इंसान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये सुनकर दादी कहती है, उस बच्चे को जाने दो, फिर मैं तुम्हें वो दूंगी जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है, सना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम पहले मुझे चाबी दो। यहाँ हमें पता चलता है दादी का नाम सना है। फिर वो मॉन्स्टर नैरो के फेस पर एक कट लगाते हुए कहता है, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा। ये देखकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पूरे पावर को एक्टिवेट कर लेती है। नैरो उनका ये रूप देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर मौका मिलते ही वो मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला कर देता है अपने टेंटेकल से और देखते ही देखते उनका एक हाथ काट देता है। ये देखकर नैरो उस मॉन्स्टर को अपने दांतों से काट कर वहां से आजाद हो जाता है, मगर वो मॉन्स्टर नैरो पर भी हमला करके उसे भी घायल कर देता है, जिस कारण नैरो खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर दादी काफी परेशान होती है। फिर दादी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब नैरो उनसे पूछता है, क्या आप ठीक हो? तभी वो मॉन्स्टर दादी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो अपने टेंटेकल्स उनके पेट के आर पार कर देता है। ये देखकर नैरो बहुत शॉक्ड होता है और अपनी दादी को बचाने के लिए बढ़ता है, मगर वो मॉन्स्टर अपना दूसरा हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है, जिस कारण नैरो वहाँ जमीन पर पड़ा रह जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, सना मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ, तुम अपने दुश्मन को अपना पीठ कैसे दिखा सकती हो? तभी उस मॉन्स्टर के चारों तरफ एक खतरनाक सा ऑरा आने लगता है और उसके आसपास की सभी चीजें रेड हो जाती है। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? अब हम उसके सामने दादी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में दिख रही थी और उन्हीं के अंदर से एक खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। फिर दादी अपना हाथ बढ़ाती है। उनके ऐसा करते ही उस मॉन्स्टर के चारों तरफ से लाल धागे उसे बांधने लगते हैं। फिर दादी जैसे ही अपने हाथों को बंद करती है, वैसे ही वो मॉन्स्टर वहीं पर फट जाता है। ऐसा करते ही दादी अपने घुटने के बल नीचे गिर जाती है और हम उनके सामने नैरो का फेस देख पाते हैं, जो कि अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। फिर हमें नरेशन करते हुए बताया जाता है, ये उस समय की बात है जब दिन काफी खतरनाक हुआ करते थे। जमीन से बहुत ही तेज रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे माउंटेन पर खून की बाढ़ आ गई हो। तभी एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, सना मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। ये सुनकर सना उस बच्चे को मतलब नैरो को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। उसके सामने पहाड़ की चोटी थी, मगर वो बिना किसी चिंता के समुद्र में नीचे कूद जाती है। अब हम नैरो को देखते हैं, जिसे दादी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कहती है, नैरो तुम मरना मत। तब नैरो बेहोशी की हालत में पूछता है, ये कैसी आवाज है? ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। अब हम नैरो के बचपन का रूप देखते हैं, जो एक बच्चे को मार रहा था, क्योंकि वो बच्चा बार बार बोल रहा था,
तेरी माँ नहीं है और तू अनाथ है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है और वो नैरो को थप्पड़ मारते हुए पूछती है, क्या तेरी दादी ने तुझे यही सिखाया है? तब नैरो कहता है, पहले उसने मुझे मारा था, मगर वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और अपने बच्चे को ले जाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था उस बच्चे के साथ मत खेलना। इधर नैरो रोते हुए दादी को याद करने लगता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ दादी ने नैरो को गोद में लिटा रखा था और उसके फेस पर भी दादी के जैसे रेड मार्क आने लगे थे। फिर दादी उसे देखकर रोते हुए हक कर लेती है। अब हम दादी को देखते हैं जो एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और वो मनी मन कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे लिटिल प्रिंस को चाबी वापस देना ही होगा और उन्हें बैटल फील्ड में भेजना ही होगा। फिर वो मैजिक का यूज करके एक फायर जैसा कुछ क्रिएट करती है और कहती है, मेरे पास जितना भी मैजिक बचा है उसका यूज करके नैरो को जिंदा करना ही होगा, मगर इसके बाद से इसकी लाइफ काफी बर्डन वाली हो जाएगी, लेकिन ये सब इसके किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए दादी वो फायर नैरो के बॉडी में डाल देती है। ऐसा करते ही नैरो के बॉडी में जो चेन था वो टूट जाता है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। फिर दादी नैरो को जैसे ही टच करती है वैसे ही वो गायब होना शुरू कर देती है। फिर वो इमोशनल होते हुए कहती है, सना द हेडक्वार्टर गार्ड का यही अंत होता है, गुड बाय नैरो। ऐसा बोलते ही उनका अंत हो जाता है। अब कुछ समय के बाद नैरो की आंखें खुलती है। अब हमें सीधा 1 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है। फिर हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वाले काम करके बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर कहता है, ये बच्चा वापस से यहाँ पर आ गया। तब दूसरा कहता है, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है। फिर वो नैरो के पास जाकर कहते हैं, ओए बच्चे, क्या ये जगह तेरी है जो तू रोज यहाँ पर आ जाता है? अगर तू ऐसे ही यहाँ पे रहा तो मैं कंफर्म बता नहीं सकता कि तुम्हारी दादी वापस लौट कर आएगी भी कि नहीं। तब नैरो कहता है, मेरी दादी मुझे छोड़कर नहीं गई है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने उनका मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर कर रखा है। अब तुम क्या चाहते हो? यहाँ पर रेगुलर आकर क्यों बैठ जाते हो? क्या ऐसा करने से तुम्हारी दादी वापस आ जाएगी? तब नैरो उन्हें उस मॉन्स्टर का स्केच दिखाते हुए कहता है, आप ये स्केच देखो, इस आदमी ने मेरे दादी के साथ कुछ किया है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, क्या तुमने हम सबको मजाक समझ रखा है? जब हम वहाँ पर चेक करने गए थे तब हमें वहाँ पर न ब्लड मिला था और न ही कोई फिंगरप्रिंट। तुम्हें पता है ना, झूठ बोलना भी क्राइम में शामिल होता है। तब दूसरा ऑफिसर उसका मुंह बंद करवाते हुए कहता है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भी एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है, ऊपर से उसका दिन काफी मुश्किल जा रहा होगा। और फिर वो नैरो से बोलता है, नैरो अब तुम घर जाओ, काफी लेट हो चुका है। ये सुनकर नैरो वहाँ पर खड़ा खड़ा रह जाता है। उसके फेस पर नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती है। वो गुस्से में उस ड्राइंग को कुचलने लगता है। अब नैरो जाते हुए सोचता है, उस दिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था उसने कुछ भी नहीं देखा था और सीसीटीवी में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो भी मैंने देखा वो सब मैजिक की तरह गायब हो गया था और यहाँ पर सब कुछ वैसा ही पड़ा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो थक कर सोफा पर लेट जाता है और उस दिन वाली बात सोचने लगता है कि कितने सारे डिलीवरी मैन इकट्ठा आए थे और फिर मैं दादी को बचाने गया था, लेकिन उन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या वो सब सच नहीं था या फिर वो सिर्फ मेरा सपना था? मगर जो भी हो, सच तो ये है कि मेरी दादी गायब हो गई है और अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब हम नैरो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में कोई भी अफवाह फैलाने से सभी को रोकूंगा। तुम 1 महीने से बिजी होंगे सब चीजों को अरेंज करने में, मगर फिर भी तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा। ये तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा थी। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो वापस से जा सकते हो। ये सुनकर वो यस सर कहता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है वहाँ पर उसका दोस्त योंग खड़ा होता है और वो हेसिटेट करते हुए पूछता है, क्या तुम वापस से आ गए? तब नैरो हाँ में जवाब देता है। तभी अचानक से नैरो को कुछ अजीब फील होता है और वह दूसरी तरफ देखने लगता है। तब उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ? ये सुनकर वो बोलता है, कुछ नहीं। अब हम कुछ बच्चों को देखते हैं, जहाँ एक लड़की सबको बताती है नैरो की दादी अचानक से बेहोश हो गई थी, मगर ये नैरो तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आखिर ये ग्राउंड के कितने चक्कर लगा चुका है? ये कुछ महीने से बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसका पूरा वाइब ही चेंज हो चुका है। क्या ये सही में नैरो है? इधर नैरो ग्राउंड के चक्कर लगाने के बाद मन ही मन सोचता है, अब मुझे ये ग्राउंड छोटा लग रहा है। मैं आजकल छोटे छोटे मोशन को सेंस कर पा रहा हूँ, जैसे जो पत्थर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं, किसी की सांस लेने की आवाज। ये मुझे वापस से ऐसा फील करवा रही है जैसे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देखे जा रहा है। अब हम उसे एक कॉरिडोर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका कोई पीछा कर रहा था और वो सोचता है ये वही इंसान है जो मेरे इतने टाइम से पीछा कर रहा है। कहीं ये मेरी दादी के गायब होने का रीजन तो नहीं है? मुझे पता है इस बारे में
में स्कूल के बच्चों को बहुत ही कम पता है। ये मत बोलना कि ये वही लड़का है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो लूना को पाता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए। तब वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। फिर वो मनी मन सोचता है कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव तो नहीं हो गया। तब लूना उससे पूछती है आजकल तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे, तुम पहले हमेशा खाने के बाद उसे लिया करते थे, मगर मैंने नोटिस किया आजकल तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे हो। तब नैरो कहता हाँ क्योंकि मैं अब पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। ये कहने के बाद नैरो याद करता है उसने उस दिन के बाद से एक भी मेडिसिन नहीं लिया। वो उस मेडिसिन के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। तभी नैरो को वापस से कुछ सुनाई देता है। फिर वो विंडो से नीचे कूद जाता है और वो जाते हुए कहता है मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। उसे जाते हुए देखकर लूना दुखी लग रही थी। तभी वहां पर वही पुलिस आते हैं जो लूना को देखकर कहते हैं क्या तुम हमारा वेट कर रही थी। मगर लूना उसकी बातों का जवाब ना देते हुए वहां से जाने लगती है और एबिल से स्माइल करते हुए कहती है अब उसे मेडिसिन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। अब हम नैरो को देखते हैं जो सोच रहा था आजकल मेरी बॉडी काफी अलग हो गई है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। पीटी करते टाइम और हॉल में भी ऐसा फील कर पा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये बदलाव दिन पर दिन और बेकार होते जा रहा है। मैं अभी भी वो सब फील कर पा रहा हूँ। तभी उसे लूना एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करते हुए दिखती है। उसे देखकर वो मनी मन सोचता है ये मेरे घर के बगल वाले स्टोर में काम करती है, चलो उसे हेलो बोलते हैं। मगर ये हल्का एम्बैरेसिंग लगेगा, मुझे सीधा घर ही जाना चाहिए। तभी हम रास्ते पर एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कार्डबोर्ड को इकट्ठा करने की ट्राई कर रही थी। फिर वहां पर नैरो आकर उनकी हेल्प करने लगता है। उनमें उसे अपनी दादी की झलक दिखाई दे रही थी। फिर वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि आजकल कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। तब नैरो उनसे अपनी नजरें चुराते हुए कहता है अगर आप और ज्यादा कार्डबोर्ड्स इस पे रखोगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तब वो कहती है मेरी कार्ड दूसरी साइड है, इसलिए पहले मुझे उसे यहाँ पर लाना होगा। तब नैरो कहता है आप यहीं पे रहिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये सुनकर वो लेडी उसे थैंक्स कहती है और हेल्प मांगने के लिए माफी भी मांगती है। अब हम उन्हीं पुलिस को स्टोर में देखते हैं जहाँ लूना काम करती है, जो वहाँ पर आते ही पूछती है लूना क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? मुझे आजकल उन बेकार लोगों की वजह से सिगरेट खरीदने में काफी दिक्कत हो रही है, हम यहाँ पर रोज आकर तुम्हारा सेल बढ़ाएंगे, क्या तुम अभी के लिए हमें 2 सिगरेट दे सकती हो? तब लूना उनसे उनकी आईडी मांगती है। तब वो गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम हमें नहीं जानती हो? तब लूना कहती है हाँ जानती हूँ, मगर मैं एक माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकती, खास तौर पर तब जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में हो, और लोकल स्टोर में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तब वो बुल्ली गुस्से में कहता है भले ही तुम सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, हम तुम्हारे स्टोर पर रोज आएंगे तुम्हारी सेल को बढ़ाने के लिए, इस बात को याद रखना। तब उसका साथी उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो सैंग तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो उसे पाने की कोशिश कर रहा है। तब वो बुल्ली हंसते हुए कहता है मैं 2 साल से एक ही क्लास में हूँ, चूंकि मैं फेल होते जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे 2 सिगरेट का पैक दे दो। तब लूना उससे उसका जोडिएक साइन पूछती है। ये सुनकर वो कहता है क्या? तब वो कहती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? फिर वो बोली जोडिएक साइन के बारे में सोचने लगता है और कहता है शायद मैं शिव वाले ईयर में पैदा हुआ था। तब वो कहती है ये तुमने बिल्कुल गलत बताया, और ये कहकर वो उन्हें भगा देती है। तभी उन दोनों की नजर उन्हीं ओल्ड लेडी पर पड़ती है। दूसरी तरफ नैरो उनके कार्ड को ढूंढ रहा था। इधर वो दोनों पुलिस उस लेडी से सिगरेट खरीद के लाने को बोलता है और उसके बदले वो उन्हें पैसों का लालच भी देता है। तब वो लेडी गुस्सा करते हुए कहती है तुम सभी अलाउ नहीं हो स्मोक करने के लिए। ये सुनकर वो बोली उनके कार्डबोर्ड पर पैर रखते हुए बोलता है ग्रैनी आप बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, इस उम्र में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। फिर वो उनके सिर पर पैसों से मारते हुए कहता है अगर लंग्स खराब होंगे तो मेरे होंगे, फिर आपका क्या जा रहा है, जल्दी से जाओ और खरीद के लाओ। तब लेडी कहती है आजकल के बच्चे कितने बेकार हो गए हैं। तभी वहाँ पर नैरो आता है जो ये सब देख लेता है और उसका खून खौलने लगता है। फिर वो ओल्ड लेडी के पास आता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर पुलिस हंसते हुए कहते हैं क्या तुम कोई मसीहा हो? मुझे तो इस इमोशनल सीन को देखकर रोना आ रहा है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो लूजर, क्या ये तुम्हारी ग्रैंड मदर है? तभी नैरो की नजर उन कार्डबोर्ड पर जाती है जिनका हाल उन पुलिस ने बुरा कर दिया था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। फिर वो बुल्ली कहता है तुम पहले जैसे ही हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बात कहकर वो नैरो का गर्दन पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, और फिर वो उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर नैरो सोचता है अब मुझे पहले जैसा फील नहीं हो रहा, अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैन मुझे बांध रही हो। फिर वो बुली उसे मारते हुए कहता है तुझे रोज पिटने की आदत पड़ गई है। इधर नैरो को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके बॉडी में कुछ एक्सप्लोड होने वाला है। इधर वो बुली अभी वो उसे मारे जा रहा था। तभी नैरो उसका पैर पकड़ लेता है और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे। फिर वो बुली के पैरों को जोर से दबाने लगता है। तब वो बुली दर्द से चिल्लाने लगता है
और उसे छोड़ने के लिए कहता है, मगर नैरो उसके पैरों को अभी भी दबाए जा रहा था। तभी उसके साथी की नजर उन दोनों पे पड़ती है। ये देखकर वो उसकी तरफ भागता है। हम नैरो के फेस पर एक ब्लू सा निशान देख पाते हैं। ये वैसा ही निशान था जैसे उसकी दादी के फेस पर हुआ करता था, मगर उनका निशान रेड कलर का होता था। वो बुल्ली अपने दोस्त को संभालते हुए नैरो से पूछता है, ये तुमने इसके साथ क्या किया? तभी वो उसके फेस पर निशान को देखकर बोलता है, ये इसके फेस को क्या हो गया है? मगर नैरो अचानक से भागने लगता है और वो बुल्ली उसे रुकने को कहता है, मगर वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इधर नैरो भागते हुए सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब वो एक पार्क में बैठकर सोचता है, मुझे अच्छे से याद है उस मॉन्स्टर ने मेरे पेट में अपने टेंटेकल्स डाल दिए थे, मगर जब मैं उठा था तब मेरे बॉडी पर एक भी निशान नहीं था। उस दिन के बाद से कुछ ना कुछ तो बदला है। मुझे उस दिन के बाद से बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, जैसे ये बॉडी मेरी नहीं है और ये पावर भी मेरी बॉडी की नहीं लग रही। आखिर मुझे अचानक से क्या हो गया है? अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ नैरो अपने डेस्क पर चुपचाप से बैठा हुआ था और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है उस बुल्ली को इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया है, क्योंकि वो काफी इंजर्ड हुआ था और उन्हें नहीं पता कि ये एक्सीडेंट था या फिर किसी से फाइट। इधर नैरो उनकी बातों को सुनकर सोचता है, क्या वो सही में हॉस्पिटलाइज हुआ है? आज वो स्कूल तो नहीं आया। इधर उस बुल्ली का दोस्त नैरो को देखकर सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। जो बंदा हमेशा मेडिसिन के भरोसे जिंदा रहता था, वो अचानक से इतना स्ट्रांग तो नहीं हो सकता। फिर वो नैरो के पास जाकर कहता है, ओए तुझे सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं पता कल रात तूने कौन सा ट्रिक यूज किया था, मगर तेरी वजह से मेरा दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड है। तब नैरो कहता है, मुझे माफ करना, मैं भी कल रात से बहुत ही कंफ्यूज हूँ। तब बोली गुस्से में कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक बंदे को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने इस बात को जाने दिया था क्योंकि मुझे तेरे लिए काफी बुरा फील हो रहा था, मगर क्या अब तू मरना चाहता है? तब नैरो का दोस्त योंग कहता है, आजकल नैरो काफी परेशान है क्योंकि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए तुम इसे जाने दो। ये सुनकर बोली गुस्से में कहता है, अबे तू होता कौन है मेरे बीच में बोलने वाला? क्या तू इसका गार्डियन है? तब वो कहता है, नहीं तो। ये सुनकर वो और गुस्से में बोलता है, अगर तू इसका गार्डियन नहीं है तो यहाँ से चुपचाप चले जा, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं। तभी नैरो खड़ा हो जाता है और उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल चेंज होने लगता है। ये देखकर बुली सोचता है, क्या यह हमेशा से इतना ही बड़ा हुआ करता था? और इसकी आंखें अचानक से ब्लू कैसे हो गई? ये किसी ह्यूमन की आईज तो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात इसने कोई ट्रिक यूज नहीं किया था, बल्कि इसके अंदर कुछ तो चेंजेस आए हैं। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे पंच मारूं इससे पहले कि ये मुझे मारे? मगर वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर योंग सोचता है, मुझे लगा था इन दोनों में फाइट होने वाला है, मगर ये तो जा रहा है। चलो ये भी एक अच्छी बात है। इधर नैरो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह दिखाई दे रहा था। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने डॉग को वॉक करा रहा था और उससे माफी मांगता है हमेशा घर लेट आने के लिए। तभी वो डॉग नैरो को देखकर बहुत तेज से भौंकने लगता है। ये देखकर वो बच्चा उसे शांत करवाने का ट्राई करता है, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नैरो अपनी आंखें दिखाता है। ये देखकर वो डॉग बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने मालिक को हक कर लेता है। फिर वो बच्चा उसे शांत करवाते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने कोई घोस्ट देख लिया? इधर नैरो भागते हुए खाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है और पानी में अपने रिफ्लेक्शन देखता है। फिर वो ऊपर आकर फ्रेश एयर लेने लगता है और फिर वो एक आयरन रॉड को निकालने का ट्राई करता है अपनी पूरी पावर से। फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो एक आयरन रॉड को देकर वापस से उस रोड को निकालने लगता है और ऐसा करते हुए वापस से उसका फेस ब्लू होने लगता है और आखिरकार वो उस पूरे आयरन रॉड को निकाल लेता है और सिर्फ एक ही हाथ से उठा लेता है। ये देखकर वो कहता है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग है। और देखो, अगर किसी ने पहले इसे एक्सप्लेन कर रखा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस सीरीज को पूरे 2 दिन में पढ़ा है और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।